सेफ रखना हो या लोन लेना हो, एक ही नाम याद आता है, वो है बैंक का। तो चलिए समझते हैं हम बैंक का ये पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके में। स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में, मैं दीपाली खरे। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है बैंक, जिसको हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बैंक क्या होता है और क्या क्या सुविधाएं हमें देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बैंक का क्या कॉन्सेप्ट है या बैंक आया कहां से। तो आधुनिक व्यापार जगत में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आज की इकोनॉमी जो है हमारी बदलती देश की, बैंकों के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो बैंक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी देश बिना सुव्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली के वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रगति नहीं कर सकता। अगर किसी भी देश के साथ बैंकिंग सिस्टम नहीं है तो ना तो वो इंडस्ट्रियल तरक्की कर सकता है, ना किसी भी तरह का वाणिज्य मतलब व्यापार कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है, ना इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर सकता है, क्योंकि आपको हर जगह पैसे की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारा बैंक ही कहलाता है। तो बैंक लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देते हैं। हमको अगर कहीं बचत करना है तो सबसे पहले हम कहाँ खाता खोलते हैं? सेविंग अकाउंट, बैंक में। तो सबसे पहले अगर बचत का नाम आता है तो बैंक का भी नाम उससे जुड़ता है। ये छोटी बचत जुटाते हैं और उन्हें उत्पादक उपयोगों में लगाते हैं। ठीक है, अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, छोटी बचत कर रहे हैं, तो आप इसका प्रोडक्शन भी, बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बैंक से लोन ले रहा है या बैंक में उसका सेविंग्स है, तो उससे वो पैसा वो बिजनेस में लगा रहा है। तो जब भी हम पैसे की बात करेंगे तो हमें बैंक का नाम जरूर से याद आएगा। चलते हैं अब हम बैंक का अर्थ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। बैंक एक संस्था है जो पैसे और ऋण का कारोबार करती है। ठीक है, हमने क्या इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना है। ठीक है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या है पैसा समय समय पे गवर्नमेंट को भी देती है। आरबीआई हमने सेंट्रल बैंक के रूप में रखा है। उसके नीचे कई सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो कार्य करते हैं। तो पैसा देना और ऋण, आप दे कैसे रहे हो? ऋण के फॉर्म पे पैसा आप अपना निकाल रहे हो, आवर्ती जमा कर रहे हो, लोन ले रहे हो, इंटरेस्ट चुका रहे हो। तो ये सब क्या है, बैंकिंग के फंक्शंस के अंतर्गत आता है। यह जनता से जमा राशि एकत्र करता है। सबसे पहले इनवाइटिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, आप जमा सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, फिक्स्ड खोल सकते हो, करेंट खोल सकते हो, इस तरह के खाते आप खोल सकते हो। और ऋण की आपूर्ति करता है। अब आपको किसी भी एजुकेशन लोन की जरूरत है, होम लोन की जरूरत है, तो क्या हमें बैंक नेम याद आता है कि जिसका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहां जाके हम वो एक इंटरेस्ट रेट चुका के वो लोन ले सकते हैं। आसानी से ये सुविधा बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें विनियम की सुविधा मिलती है। ठीक है, जिसमें विनियम आ रहा है। ठीक है, ये कई अन्य कार्य भी करता है। अब सिर्फ इसके अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, एजेंसी फंक्शंस भी हैं। तो ये इन फंक्शंस के अलावा भी कई सारे फंक्शंस की सुविधा हमें बैंक प्रोवाइड करती है, जैसे ऋण सृजन। ठीक है, एजेंसी कार्य, अभी मैंने बताया एजेंसी फंक्शन, ऋण तो देता ही देता है। सामान्य जनरल सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आती हैं कि आप ग्रीवियंसेस, ओबर्ट्समैन, इस तरीके की आप अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये सामान्य सेवाएं भी इसमें इंक्लूड होती हैं। इसलिए बैंक एक ऐसा संगठन है, अब हमने इसको क्या माना, ऑर्गेनाइजेशन माना, जो जमा राशि स्वीकार करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पैसा उधार देता है, गिविंग लोन्स, ठीक है, गिविंग मनी लोन्स, और अन्य एजेंसी कार्य करता है। तो अब एजेंसी कार्य क्या होते हैं, जनरल फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम आगे जानेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम यहाँ फंक्शंस ऑफ बैंक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले इसमें पहला जो बताया सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है, आप जो जमा राशि है वो जाके सेव करवाते हो, ठीक है, बैंकों में। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है कि कुछ समय सीमा के लिए होता है, वो आप तोड़ नहीं सकते हो। एक पैसा आपका निश्चित समय अवधि के लिए जमा हो गया बैंक में, और वो आप उसी मैच्योरिटी कब होगी, जब वो समय सीमा समाप्त हो जाएगी, उसके बीच में आप वो धनराशि नहीं निकाल सकते। रिकरिंग, इसमें भी आप किसी तरह का छोटा मोटा अमाउंट डाल रहे हो, जिसको हम आवर्ती बोलते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ये देता है। ठीक है, कैश क्रेडिट की भी क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, या आप वो शॉपिंग करने में या किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोन्स, छठा जो है वो लोन की सुविधा तो आपको मिल ही रही है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एक बैंक के। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले इसमें होते हैं प्राथमिक मुख्य कार्य, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी फंक्शंस। और दूसरे होते हैं द्वितीय सहायक कार्य, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शंस, कि बैंक के किसी सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या हैं।
तो सबसे पहले है इसमें प्राथमिक जो कार्य है, मतलब प्राथमिक तौर पे सेवाएं जो आप प्राप्त कर रहे हैं, तो जमा स्वीकार करना। उसके अंदर क्या आ रहा है, स्थायी आवधिक जमा खाता, चालू जिसको हम करंट बोलेंगे, बचत मतलब सेविंग्स हो गई, आवर्ती मतलब रिकरिंग हो गई, बहुकल्पिक मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हो गए। तो ये हम इसमें धनराशि जमा करके इतने अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है धन उधार देना, मतलब उधार दे रहे हो तो लोन, आप लोन की फैसिलिटी बैंक से दे रहे हो तो लोन, ऋण को हम लोन के रूप में, नगद छाप मतलब क्रेडिट नोट के रूप में, अधिविर्ग, विनियम बिल और कटौती एवं क्रय, विनियम मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब भी सुविधा बैंक प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इसके द्वितीय कार्य की बात करेंगे तो इसमें है एजेंसी फंक्शंस। द्वितीय में मतलब सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आएगा, इनके थर्ड के रूप में एजेंसी फंक्शन। बैंक एक एजेंट का भी काम करता है, किसके बीच में, अपने कस्टमर और जो बैंक के बीच में जो काम हो रहा है वो क्या है, एजेंसी फंक्शंस हो रहा है। और सामान्य मतलब जनरल अदर फंक्शंस। तो ये एक बैंक का चार्ट है, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो ये सारे कार्य बैंक करता है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहला इसमें प्राथमिक कार्य, तो जमा स्वीकार करना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो डिपॉजिट, जनता से जो डिपॉजिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो बैंक स्वीकार करता है खाते खोल के। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जमा स्वीकार करना वाणिज्य बैंकों का प्रमुख कार्य है। ठीक है। कॉमर्शियल जो बैंक है उनका काम ही है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बैंक अलग अलग ग्राहकों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार के बैंक खाते प्रदान करता है। जैसी जिसकी, किसी को फिक्स खोलना है, किसी कस्टमर को सेविंग्स खोलना है, तो जैसी उनकी जरूरत है उसके हिसाब से बैंकिंग वो सुविधा आपको प्रोवाइड करता है। जिस विभिन्न प्रकार के बैंक खाते इस प्रकार है। अब कितने प्रकार के बैंक खाते होते हैं, तो सबसे पहले इसमें सावधि जमा खाता। ठीक है। तो ये अगर इसकी हम बात करें तो निश्चित अवधि के लिए खाते में पैसा जमा किया जाता है। एक टाइम ड्यूरेशन है, फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, जिसे सावधि जमा खाता कहते हैं, जिसे सावधि जमा खाता बोल रहे हैं। निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद व्यक्ति बैंक से अपने पैसे का दावा लगा सकता। अब जब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितनी भी समय सीमा के लिए आपने वो पैसा निकाला, जब उसकी मैच्योरिटी आ गई है तब वो आप पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, दावा कर सकते हैं। आमतौर पर इस खाते में ब्याज दर अधिकतम होती है। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट हाइयर है। ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइयर है, तो अगर हाइयर रहेगा तो पैसा भी हमें ज्यादा मिलता है। तो जमा की अवधि जितनी लंबी होगी, जमा पर ब्याज उतना ही अधिक होगा। तो जितनी, अगर 3 साल के लिए आपने 7% पे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो आप उतना, जब उसकी मैच्योरिटी समाप्त हो रही है तो वो आप उस पैसे का लाभ ले सकते हैं जितने हाइयर इंटरेस्ट रेट पे आपने पैसा लगाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं चालू जमा खाता, जिसको हम करंट अकाउंट बोलेंगे। ठीक है। तो चालू जमा खाता व्यवसाय द्वारा खोला जाता है। ये जो बिजनेसमैन हैं, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, उनके द्वारा ये खाता खोला जाता है। तो खाता धारक जब चाहे पैसा जमा और निकाल सकता है, एनी टाइम। ये जो इसमें जमा करने की और निकालने की जो फैसिलिटी है वो एनी टाइम, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली होते हैं। ठीक है। दिन प्रतिदिन इसकी हमें आवश्यकता लगती है, तो वो कभी भी खोल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसलिए ज्यादातर बिजनेसमैन भी करंट अकाउंट्स खुलवाते हैं, क्योंकि जमा राशि मांग पर चुकाई जा सकती है। ठीक है। जो डिपॉजिट है वो मांग करके चुकाई जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या, किस नाम से हम जानते हैं, चालू खाता को मांग जमा खाता भी कहते हैं। निकासी हमेशा चेक द्वारा की जाती है। आपको निकालना है तो आप चेक लगाइए, आपको जितने का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यावसायिक जो गतिविधियां होती हैं डेली स्वरूप में होती हैं। कभी छोटे पैसे की जरूरत होती है, कभी बड़े धनराशि की जरूरत होती है, तो आप चेक द्वारा निकाल सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं होता, यहाँ इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है। ठीक है। ब्याज दर जो होती है वो 0 होती है, बल्कि बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाता है। ये बैंक अपना अलग से चार्ज कर रहा है। इसमें इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं होता, क्योंकि ये व्यवसायी खोल रहे हैं, जबकि यहाँ सेवाओं, जो भी बैंक सेवा दे रहा है तो कुछ अपने चार्ज बता के ले रहा है। जो भी बैंक के चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। बचत जमा खाता। ठीक है। जिसको हम सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं, सेविंग अकाउंट्स के नाम पे से भी हम इसे जानते हैं। तो चल, ये है सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो बचत खाते का उद्देश्य लोगों की बचत को एकत्रित करना। अब हमको कहीं सेव करना है पैसा, हम क्या अगर कमा रहे हैं तो स्पेंड नहीं करेंगे, सेव भी करेंगे। तो सेव के लिए जो आपके पास सबसे अच्छा बैंक में ऑप्शन है वो है आप सेविंग अकाउंट खुलवा लें। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति छोटी सी राशि
जमा करके ये खाता खोल सकता है। आप कितने भी मतलब एक मिनिमम अमाउंट होता है वो आप अमाउंट जमा करके बैंक पे एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं आसानी से। वह अपने खाते से पैसे निकाल सकता है और अपनी इच्छा अनुसार अतिरिक्त जमा कर सकता है। इट एज पर योर विश, आप वहां जाके डिपॉजिट भी कर सकते हैं और एक मैक्सिमम या मिनिमम जो राशि एक अमाउंट लिमिट के अंदर होती है आप कर सकते हैं। एक सेविंग्स का ये रहता है कि कुछ फिक्स कुछ राशि से वो खुलेगा, मिनिमम अमाउंट होगा, वो आप जमा कर दीजिए और अपनी इच्छा अनुसार आप उसको निकाल भी सकते हैं। खाता धारक को अपनी जमा राशि पर ब्याज भी मिलता है, ठीक है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अभी हमने जो देखा था बिजनेसमैन जो खोल रहे थे चालू खाता, उसमें नहीं था ब्याज दर, उसके लिए बैंक कुछ अपने चार्जेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज मिलता है, मतलब इंटरेस्ट भी मिल रहा है। हालांकि इस खाते में ब्याज दर समाधि जमा खाते की तुलना में कम होती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें समाधि से, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, तो इंटरेस्ट इसमें कम होता है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है उसके कंपैरिजन में। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, आवर्ती जमा खाते जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आवर्ती जमा का उद्देश्य लोगों को नियमित बचत के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप डे टू डे, अब क्या होता है हम सब बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं तो हम कभी 50 रुपए सेव कर पा रहे हैं, कभी जितनी जिसकी इनकम है उसके हिसाब से अगर हम सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए ये रिकरिंग डिपॉजिट हुआ है। तो उद्देश्य क्या है इसका कि नियमित बचत, मतलब आप डेली रूप पे जो बचत कर रहे हैं वो इसका उद्देश्य है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। एक जमाकर्ता एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने एक निश्चित राशि, अब जो भी डिपॉजिटर है जो वो हो सकता है 100 रुपए एक महीने में जमा कर दे या उसकी कभी 500 की सेविंग हुई, तो जैसी उसकी जिस हिसाब से इनकम के हिसाब से उसकी सेविंग हो रही है वो बचा पा रहा है वो इसमें वो डिपॉजिट कर सकता है। निश्चित राशि जैसे कि 100 रुपए जमा एक महीने में आप 100 रुपीज जाके अपने इस खाते में डाल रहे हैं, ठीक है। परिपक्व पे मतलब मैच्योरिटी पर ब्याज सहित राशि वापस कर दी जाती है, मतलब आपको क्या है कुछ ब्याज, कुछ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के मिल रहा है, वो पैसे जो आपने डिपॉजिट किया था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़ के दिया जाता है। इस खाते पर ब्याज दर बचत दर पर ब्याज दर से अधिक होती है, ठीक है। बचत दर से ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट जो है आपका सेविंग से ज्यादा हो रहा है, तभी आपको वो अमाउंट वापस मिल रहा है। कब? जब परिपक्व हो रहा है, मतलब मेच्योरिटी पे आप ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अपना फिफ्थ, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ मल्टीपल में हम देखते हैं क्या होता है, ये एक प्रकार का बचत बैंक खाता है, ठीक है। ये सेविंग बैंक खाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक जमा राशि स्वचालित रूप से फिक्स डिपॉजिट में स्थानांतरित हो जाती है। अब क्या है इसका अर्थ, मतलब अगर आपके पास 10 लाख हैं, आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपीज हैं और आपको कहीं 15 लाख देने की जरूरत पड़ी, तो आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स है उससे वो 15,000 हमें देना है, 10,000 अभी हमारे पास अकाउंट में है, तो वो 5,000 वो फिक्स या सॉरी 5 लाख आप फिक्स्ड डिपॉजिट से दे सकते हैं। तो एक निश्चित जमा राशि जो है वो फिक्स्ड अकाउंट से आपको मल्टीपल ऑप्शन है, करेंट का भी सेविंग्स का भी ऑप्शन है इसमें आपके पास और फिक्स्ड का भी ऑप्शन रहता है। तो जब भी आपको पैसे की अधिक धनराशि की जरूरत पड़ी, 10 लाख है, 5 लाख एक्स्ट्रा देना, तो वो फिक्स से अपने आप स्थानांतरित हो जाएंगे या कट जाएंगे, ठीक है। तो नाम ही जैसे इसका मल्टीपल है। दूसरी ओर यदि हमारे बचत बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है, ठीक है, वही चीज बता रही हूँ, सेविंग अकाउंट में हमारे पास जितनी राशि की आवश्यकता है उतनी नहीं है, तो हमारे द्वारा जारी किए गए चेक को सम्मानित करने के लिए आवश्यक राशि स्वचालित रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट से बचत खाते में स्थानांतरित हो जाती है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि 10 लाख के हमारे सेविंग अकाउंट में है और हमें किसी को पैसा पे करना है 15 लाख का, तो जो 5 लाख की धनराशि है अतिरिक्त वो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। इसीलिए खाता धारक को इस राशि में दोहरा लाभ होता है। यहाँ 2 तरह के ऑप्शन, क्योंकि मल्टीपल है तो हमारे पास 2 प्रकार के ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। वह अधिक ब्याज कमा सकता है, इससे क्या है आपको ब्याज जो है रेट जो है वो ज्यादा मिल सकता है, इससे चेक के अनादर को जोखिम कम हो सकता है। जो चेक बाउंसिंग होता है, चेक बाउंसिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो जो चेक बाउंसिंग के केस हैं वो भी इसमें काफी हद तक थम सकते हैं, क्योंकि अगर चेक बाउंस हो गया तो वो फर्स्ट क्लास क्रिमिनल केस माना जाता है, वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आपकी सुनवाई होती है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए ये दोहरा लाभ आपको देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा नाम से ही जैसे हम जान रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब
ये यहाँ उधार देने की बता रहे हैं, लोन के बारे में बता रहे हैं कि उधार देना विभिन्न प्रकार की जमा राशियों के माध्यम से एकत्रित धन की सहायता से वाणिज्य बैंक व्यावसायिक किसानों और अन्य लोगों को वित्त उधार देते हैं। ठीक है, तो उधार मतलब हम लोन दे रहे हैं, तो हम जो भी वाणिज्य की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो किसको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजनेसमैन को, फार्मर्स को, और भी जो अन्य श्रेणी के लोग हैं उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं। वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा देने के लिए आप लोन ही एक सबसे उपलब्ध माध्यम है। तो धन उधार देने के मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। तो आप किसी को लोन दे रहे हो तो उसके कितने सारे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले इसमें सावधि ऋण, तो ये देख लेते हैं हम। ये ऋण बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को, अब ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज में, तो मशीनरी, अब एक बिजनेसमैन को मशीनरी की जरूरत होती है, कोई ट्रक का व्यापार कर रहा है तो परिवहन में ट्रक, स्कूटर, मतलब जो भी परिवहन, घर आदि खरीदने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। बैंक दे रहा है कि आपको कोई भी मशीनरी खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए बैंक द्वारा लोन प्रोवाइड दिया जा रहा है, निश्चित राशि मतलब फिक्स्ड टर्म के लिए दिया जा रहा है। उधारकर्ता मासिक, मतलब आप या तो वो जो लोन की कीमत है, अब उसमें भी कुछ ब्याज आएगा ना अपना, कि हमने लोन लिया है, पैसा उधार लिया, तो हम कुछ ना कुछ ब्याज उसमें चुका रहे हैं। तो मासिक मतलब आप मंथली दे सकते हैं, त्रैमासिक, ट्राइमेस्टर दे सकते हैं, अर्धमासिक हाफ ईयरली दे सकते हैं, या वार्षिक मतलब एनुअल दे सकते हैं। ठीक है, एनुअल, अर्धवार्षिक, मासिक मतलब मंथली, ट्राइमेस्टर या अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। ठीक है, इस मोड से आप पैसा या किश्त का जो चुकाते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी से लोन लिया है तो हमें निश्चित रूप से ब्याज की दरें देनी पड़ेंगी। तो आप इस रूप में मंथली, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप में उन किश्तों का भुगतान कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम सेकंड, जो लोन की फैसिलिटी होती है वो हम क्या जान रहे हैं, किस प्रकार से? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक में चालू खाता, करंट अकाउंट रखने वाला ग्राहक अपने खाते में जमा राशि से अधिक पैसा निकालने के लिए बैंक से अनुमति लेता है। अब चालू खाता, करंट अकाउंट जिनका है, जिसमें उतनी टोटल अमाउंट मान लीजिए 10 लाख का है, उससे ज्यादा अगर आपको निकालना है एक फिक्स्ड अवधि के बाद जो आपका है निकालना है, तो आपको उससे बैंक की परमिशन लगेगी। ठीक है, अनुमति मतलब परमिशन लग रही है। तो निकाली गई अतिरिक्त राशि को ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाला है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ओवरड्राफ्ट का नाम दे रहे हैं। यह सुविधा भरोसेमंद ग्राहक को छोटी अवधि के लिए उपलब्ध होती है। कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उसको, कि भाई वो लाखों में ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसके पास पैसा कम है, तो वो बैंक से परमिशन लेकर ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा ला सकता है अपने बिजनेस में। क्योंकि हमने देखा था चालू खाता कौन? बिजनेसमैन ही ओपन कर रहे थे, तो ये सुविधा उनको मिल सकती है। यह सुविधा आमतौर पर कुछ संपत्तियों की सुरक्षा, ठीक है, या तो आप अपने पर्सनल एसेट्स मतलब जो एसेट्स हैं, संपत्ति है हमारी, उसकी आप सिक्योरिटी कर रहे हो, या ग्राहक की व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है, या कस्टमर की सुरक्षा की जाती है। ग्राहक द्वारा निकाली गई वास्तविक राशि पर ब्याज लगाया जाता है, और जो भी ग्राहक उससे आपने ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली तो कंज्यूमर पे आप कुछ ना कुछ ब्याज लगा रहे हो। तो यही है बैंक ओवरड्राफ्ट की, कि जितना पैसा उससे ज्यादा आप निकाल रहे हो बैंक की परमिशन के साथ, तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नगद ऋण, जिसको मतलब हम कैश बोलते हैं, कैश लोन इस टाइप का। तो इस व्यवस्था के तहत बैंक चालू परिसंपत्तियां मतलब करंट एसेट्स, ये है हमारी चालू परिसंपत्तियां मतलब करंट एसेट्स, और अन्य प्रतिभूतियां, और प्रतिभूतियों को हम कहते हैं सिक्योरिटीज, के विरुद्ध निर्दिष्ट सीमा तक नगद ऋण देता है। ठीक है, इनको आप अगर चालू संपत्तियों, सिक्योरिटीज को लग रहे हो तो आपको पैसा कैसा मिल रहा है? कैश फॉर्म में मिल रहा है। बैंक उधारकर्ता के नाम पर एक खाता खोलता है। ठीक है, जो भी क्रेडिट जो उधार करता है, जो लोन लेना है, उसके नाम पर बैंक ने एक अलग से खाता खोल दिया और उसे स्वीकृत सीमा के अधीन समय समय पर उधार ली गई राशियां निकालने की अनुमति होती है। मतलब जो टाइम टू टाइम ड्यूरेशन जो बैंक ने दिया है, उतने समय पे वो जो धनराशि है वो वो पैसा उधार लेके निकाल सकता है। वास्तव में निकाली गई राशि पर ब्याज लगाया जाता है। और क्यों देता है बैंक की फैसिलिटी? कि ऑब्वियसली वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसमें आपको ब्याज, जो भी उधार करता है उसको कुछ ना कुछ ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो इसको हमने बोला नगद ऋण। ठीक है, कैश लोन के। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की छूट। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने? प्रॉमिसरी नोट, हुंडई होता है हमारा। ठीक है, तो ये सारे हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को बिल की समाप्ति से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की
सुरक्षा पर पैसा देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो बिल के माध्यम से। बिल लिख दिया आपने कि ये दे रहा हूँ। प्रॉमिसरी नोट मतलब वचन पत्र लिख दिया कि 500 रुपए मैं इसको दे रहा हूँ उस व्यक्ति को इतनी डेट के लिए, इसमें ये मैच्योरिटी होगी, वो सारा उसमें क्लियर मेंशन होता है ताकि ग्राहकों की इसकी जरूरत हो। इससे सेवा के लिए बैंक बिल की शेष अवधि के लिए छूट देता है। तो इस सेवा के लिए जो बिल में डिस्काउंट वगैरह बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? प्रॉमिसरी नोट, हुंडई हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म पे हैं। तो ये सुविधा भी एक लोन के तौर पे बैंक प्रोवाइड करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है इसके द्वितीयक कार्य, मतलब ये सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक है, अभी हमने प्राइमरी पढ़े तो उसके अंतर्गत 2 आया, अब इसमें सेकेंडरी फंक्शंस हैं। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं बैंक के, वो देखते हैं हम। तो चलिए, वाणिज्य बैंकों के द्वितीयक कार्य निम्नानुसार। अब यहाँ वाणिज्य बैंकों की, कॉमर्शियल बैंकों की बात करें, उनके सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है। तो सबसे पहले है वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में एक वाणिज्य बैंक निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जो एक कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को? तो सबसे पहले है विनियम पत्र, वचन पत्र और चेक एकत्र करना। ठीक है, विनियम पत्र, प्रोमिसरी नोट और चेक। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज ये प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र को हम प्रोमिसरी नोट बोलेंगे, और चेक। ठीक है, ये एकत्र करना मतलब जो भी कस्टमर से आ रहा है उसको एकत्रित करना। दूसरा है लाभांश, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ब्याज आदि एकत्रित करना। जो मिलेगा डिविडेंड मतलब लाभ का एक अंश। ठीक है, तो जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ब्याज मतलब इंटरेस्ट रेट आदि एकत्रित करना, मतलब अपने कस्टमर से मंगाना। तीसरा है शेयर, डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। बैंक से भी आप शेयर्स ले सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटीज ले सकते हो, डिवेंचर ले सकते हो, तो उनकी खरीदी भी बैंक करता है। ये भी एक एजेंट फंक्शन के तौर पे है। चौथा है ब्याज, बीमा, प्रीमियम आदि का भुगतान। बैंक आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि आप ब्याज भी दे सकते हो, ब्याज की किस्त पे। बीमा, प्रीमियम, जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्रीमियम भरते हैं, तो वो सुविधा भी बैंक प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है एक शाखा से दूसरी शाखा तथा स्थान से दूसरे स्थान तक धनराशि स्थानांतरित करना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मनी, कि एक अगर ब्रांच यहाँ पे है तो वहां से अगर आपका कोई दूसरे शहर में अकाउंट खुला है तो वहां से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हस्तांतरित हो जाएगा। फिर है अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ लेन देन करते समय प्रतिनिधि के एजेंट के रूप में करना। ठीक है, एक वाणिज्य बैंक अपने ग्राहकों की ओर से उनके निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्य करता है। ठीक है, अब लेन देन की, क्योंकि हमने इसको बैंक को क्या माना, वित्तीय संस्थान माना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करना, तो क्या काम होता है, लेन देन की सुविधा जितनी है वो भी अपने कस्टमर के हिसाब से बैंक आपको प्रोवाइड करवाता है। या सिक्योरिटीज, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है, कि कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां आप मनी आसानी से लेन देन कर सकते हो, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर ग्राहक की सुविधा अनुसार ये कार्य करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये थे इसके सेकेंडरी फंक्शन। अब समान उपयोगिता फंक्शन, ये क्या है, जनरल फंक्शंस है हमारे। ठीक है, जनरल फंक्शंस। ठीक है, तो वाणिज्य बैंक निम्नलिखित विविध कार्य भी करता है। आप कॉमर्शियल बैंक अदर कार्य भी करते हैं, वो किस प्रकार हैं? तो ग्राहकों के आभूषणों एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लॉकर उपलब्ध कराना। आप क्या करते हैं, हमें बैंक में लॉकर खोलना है, क्यों? ज्वेलरी रखना है आपको या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखना है, तो हमें लॉकर की सुविधा भी बैंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर है सेकंड, ग्राहकों की वित्तीय स्थिति के बारे में संदर्भ देना। जो भी डिटेल है, अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, हमें क्या है, टैक्स वगैरह भरने के लिए डिटेल्स की जरूरत होती है अपने कस्टमर्स की, तो वित्तीय मतलब फाइनेंशियल कंडीशन की भी स्थिति एक बैंक द्वारा रखी जाती है। फिर इसके अंतर्गत आता है किसी ग्राहक को अन्य ग्राहकों की ऋण पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, एक ग्राहक दूसरे का क्रेडिट लोन क्रेडिट नोट के बारे में पता कर रहा है, उसकी जानकारी देना। ग्राहकों के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार की व्यापारिक जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, जितनी भी विभिन्न प्रकार की व्यापारिक बिजनेस जो भी चल रहा है, कि कौन सा मार्केट गिरा या शेयर्स किसके कम हुए, तो इस प्रकार की जानकारी भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। फिर है ग्राहकों को साख क्रेडिट नोट, भुगतान आदेश, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड और ट्रेवलर चेक की जारी करना। ठीक है, ये सारी चीजें कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट में अतिरिक्त राशि निकाल सकते हैं बैंक की परमिशन के। भुगतान आदेश होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, शॉपिंग वगैरह के लिए आप यूज करें क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा
दी गई फैसिलिटीज होती है। ट्रेवलर चेक होता है कि आप यात्रा के दौरान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक तरह का क्रेडिट ही है जो बैंक द्वारा दिया जाता है। शेयर और डिवेंचरों के हामीदारी मुद्दे, शेयर डिवेंचर जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमको वो करता है, तो उसके भी जितने रिलेटेड मैटर्स हैं वो बैंक डील करता है। फिर है आयातकों और विदेश जाने वाले यात्रियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना। अब जो हम यहाँ से इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो उसको वहां की उस देश की करेंसी प्रोवाइड कराना, या वहां के जो पर्यटक है उसको इंडियन करेंसी प्रोवाइड कराना, ये भी जो एक्सचेंज कर रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बैंक को। तो ये एजेंसी फंक्शंस और अन्य फंक्शंस भी देता है, उसके संदर्भ में हमने इस बारे में पढ़ा। चलते नेक्स्ट पे। अब है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, नाम से ही हम देख रहे हैं बैंक ड्राफ्ट ये जाना जाता है। तो यह एक वित्तीय साधन है। क्या है? एक तरह का साधन माना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मनी इजी हो जाती है, एक जगह से हम दूसरी जगह से बैंक ड्राफ्ट के जरिए पैसा भेज सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बैंक में राशि जमा करने के बाद बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकता है, जहां जहां जिसका डिपॉजिट है या कुछ राशि हमने एक लेते हैं ना बैंक ड्राफ्ट की कि वो चेक भरते हैं, वो करते हैं कि डीडी बनवानी है, तो हमने वो राशि उसमें लिख दी, मेंशन कर दी, उसमें डिटेल्स सारी हम एंटर कर सकते हैं और पैसा हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बैंक अन्य स्थानों पर अपनी शाखा में या अन्य बैंकों, केवल उन बैंकों के साथ गठजोड़ के मामले में राशि के लिए ड्राफ्ट जारी करता है। एक पैसा ट्रांसफर, क्योंकि कई बार होता है अभी डीडी की सुविधा होती है कि किसी बैंक आपको एक जगह से दूसरी जगह देना है या कुछ जिसमें बैंक का दूसरी वो जो सेक्टर है वो शाखा है बैंक से जुड़ी हुई हो, तो वहां आप आसानी से जो है राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट है, डीडी वही बैंक ड्राफ्ट मतलब डीडी के फॉर्म पे आप वो निश्चित फिलअप करके जो भी उसमें बैंक ड्राफ्ट होता है बैंक द्वारा इशू किया जाता है, आप आसानी से पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं। अदाता अपने स्थान पर आहर्ता बैंक में ड्राफ्ट प्रस्तुत कर सकता है। जो विड्रॉवर है, जो डीडी बनवा रहा है, वो अपने स्थान पर बैंक जो उस बैंक के नाम पे डीडी इशू कर सकता है और धन प्राप्त कर सकता है, ठीक है, और वो मनी विड्रॉ कर सकता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए कुछ कमीशन लेता है, ठीक है। अब इसके लिए वो कुछ सर्टेन कितने का डीडी बनवा रहे हैं तो उस हिसाब से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन बैंक काट लेता है, क्योंकि वो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये था बैंक ड्राफ्ट। अब है बैंक चेक या पे ऑर्डर, ठीक है, बैंक चेक के रूप में या पे ऑर्डर के रूप में भी काम करता है। यह लगभग बैंक ड्राफ्ट की तरह होता है। ये क्या है? डीडी का ये फॉर्म है, ठीक है। ये उस बैंक ड्राफ्ट से संबंधित करता है जो शहर के भीतर दे होता है। अब यहाँ पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं, यहाँ एक शहर के अंदर, ठीक है, एक स्थान मतलब यहाँ की मान लीजिए भोपाल की कोई न्यू मार्केट की ब्रांच है और हमको वो डीडी बनवाना है जहांगीरा के नाम बात के नाम से, तो हम ये एक शहर के अंदर दो लोकेलिटी में ही कर सकते हैं पे ड्राफ्ट ऑर्डर के नाम से। दूसरे शब्दों में बैंक स्थानीय उद्देश्य से पे ऑर्डर जारी करते हैं और बाहरी लेन देन के लिए बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं, ठीक है। तो बैंक स्थानीय उद्देश्य के लिए मतलब लोकल फैसिलिटी के लिए आपको एक पे ऑर्डर की सुविधा दे रहे हैं, जबकि बाहरी लेन देन के लिए आपको जो आउटसाइड ट्रांजेक्शन्स करने हैं उसके लिए हम बैंक ड्राफ्ट जारी करते हैं। तो ये था इसके कुछ अन्य फंक्शंस के रूप में जिसको हम साधारण फंक्शंस बोल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बैंक के बिना इकोनॉमी का इंजन चल ही नहीं सकता। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। डिटेल जानकारी के लिए आप फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।